प्यारे बच्चों नमस्कार। आपकी भैया फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर पे। और बच्चों हम बात कर रहे थे क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है विकिरण एवं द्रव्यों की द्वितीय प्रकृति, यानी ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड रेडिएशन। तो बच्चों अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर काफी सारी इंटरेस्टिंग बातें कर ली हैं, ठीक है। और हम आज का जो लेसन लेने वाले हैं वो एक नया टॉपिक है बिल्कुल। अभी तक हमारी बात जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे चल रही थी, मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव पे चल रही थी। फिर आइंस्टीन भैया आते और आइंस्टीन भैया ने अपनी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यानी प्रकाश विद्युत समीकरण दे दी, जिनके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिल गया। अब एक नए साइंटिस्ट का यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन होता है इस चैप्टर के अंदर, और क्यों होता है वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। क्योंकि चैप्टर का नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश की द्वितीय प्रकृति। अभी तक जब हमने रे ऑप्टिक्स पढ़ा, जब हमने बात करी इससे पहले वाले चैप्टर के बारे में, हमने बोला प्रकाश छोटे छोटे कण हैं, इतने पास पास चल रहे हैं कि हम उसे एक रे मान सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर आया तरंग प्रकाशिकी, ठीक है ना। तरंग प्रकाशिकी में अपन ने बोला कि प्रकाश तरंग की तरह चल रहा है। फिर ये इस चैप्टर पे जैसे है तो यहां पर हुआ प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव पे जो अपन ने तरंग प्रकृति को लगाने की कोशिश करी तो सारी चीजें हो गई गड़बड़। तो हमने बोला यहां पर प्रकाश जो है वो तरंग की तरह नहीं कण की तरह व्यवहार करता है। इसी चैप्टर में एक और साइंटिस्ट, जैसा मैंने आपको बोला, वो आएंगे, वो बोलेंगे कि प्रकाश तरंग की तरह भी व्यवहार कर सकता है। तो यहां पर लोग थोड़े घूम घाम गए, बोले कभी तो कण बोल देते हो, कभी तुम तरंग बोल देते हो। इसलिए तो चैप्टर का नाम पड़ा कि प्रकाश की कैसी प्रकृति है, प्रकाश की द्वितीय प्रकृति है, मतलब वो दोनों नेचर रखता है। वो तरंग की तरह भी व्यवहार कर सकता है और वो कण की तरह भी व्यवहार कर सकता है। पहली क्लास में मैंने आपको बता दिया था, अगर प्रकाश चल रहा है, जैसे सूर्य से हमारे तक प्रकाश आ रहा है, तो तरंग के रूप में आएगा। अगर वो किसी चीज के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, जैसे कि हमने प्रकाश को डाला था और वो किसी प्रकाश मतलब किसी भी फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे, ठीक है, प्रकाश संवेदी पदार्थ पे गिर रहा था, तो इलेक्ट्रॉनों के साथ इंटरेक्शन कर रहा था, उनके साथ अपनी ऊर्जा का कुछ साझा वाझा कर रहा था, तब वो कण की तरह व्यवहार करता है। तो जब वो किसी से टकराएगा तो कण की तरह, और अगर चलेगा तो वो तरंग की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्चुअली हम तरंग प्रकृति के बारे में बात करेंगे। तो जो साइंटिस्ट हमारे पास यहाँ पे आने वाले हैं बच्चों, इनका नाम जरूर आपने पहले सुना होगा, डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने काफी सारे और भी काम किए हैं। इनकी अनिश्चितता का सिद्धांत भी है इसी टॉपिक के अंदर, बट मैं आपको पहले ही बता देता हूं, वो अपन नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो यहां भी हम बात करेंगे सिर्फ डी ब्रॉगली की अवधारणा के बारे में। अब बच्चों अवधारणा क्या होती है? अवधारणा को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब मैंने बोला यार पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, मान लो किसी साइंटिस्ट ने बोल दिया, पर उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं करा, ठीक है, फॉर्मूला सब दे दिया तुमने, तो तुमने अपनी अकॉर्डिंग बात बोल दी, लेकिन प्रयोगों से प्रूफ करके नहीं बताया। जैसे हमारे इंडिया के साइंटिस्टों ने बहुत चीजों की डिस्कवरी करी, पर उनके नाम किताबों में क्यों नहीं है? और जो अंग्रेज हमारे बाहर से आए, इंडिया से बाहर से आए, उनके नाम क्यों है? क्योंकि उन्होंने उस चीज को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके बता दिया, हाँ भाई ऐसा होता है, प्रयोगों से वो चीज उन्होंने प्रूफ करके बता दी। तो डी ब्रॉगली भाई साहब भी आए और उन्होंने अपनी एक अवधारणा दी, अपनी एक हाइपोथेसिस दी, जिसके बारे में अपने को पढ़ना है, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं तो ये टॉपिक इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर एग्जाम में कभी भी 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन बनना होगा तो हमेशा डी ब्रॉगली की अवधारणा या डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस से बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। लिख के ले लो, कोई ऐसे एग्जाम नहीं है जो इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनाता, ठीक है। अगर उसको 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन बनाना है तो इस टॉपिक से वो क्वेश्चन जरूर उठाएगा। अब भाई उन्होंने अवधारणा दे तो दी, अब सर आप बोल रहे हो कि कोई चीज जब तक एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं होती तब तक उसको ना बुक्स में पढ़ाया जाता है ना ही लोग उसको मानते हैं, तो फिर उसको हम क्यों मान रहे हैं? जब ये भी तो हाइपोथेसिस देख के चले गए, अवधारणा देख के चले गए। तो बच्चों इनके 2 शिष्य आएंगे, 2 स्टूडेंट्स आएंगे, उनका नाम है डेविंचर और जर्मर, 2 हैं उनके स्टूडेंट। उन लोगों ने मिलकर के एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी वजह से इनकी बात सही प्रूफ हो गई। ये तो देख के चले गए, बस मतलब आनंद से स्वर्ग में चले गए, लेकिन इनकी बात को प्रूफ करा था इन्हीं के 2 स्टूडेंट्स ने, डेविंसन और जर्मर नाम था, जिनके लिए अगेन उनको नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। तो इसीलिए इनकी बात अपने को पढ़नी पड़ती है, क्योंकि ये बात ऑलरेडी प्रूफ हो चुकी है और उनके स्टूडेंट ने की थी। तो आज का हमारा टॉपिक होगा डी ब्रॉगली की अवधारणा, यानी डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस।
इसके बाद बच्चों इसी से रिलेटेड दो एग्जाम्पल मैंने डाले हैं 11.5 और 11.6। हर टॉपिक के बाद न्यूमेरिकल कराने का क्या फंडा है, दिमाग में टॉपिक फिट हो जाए, यार अच्छा पढ़ लिया, अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आएगा, कैसे हैंडल करेंगे, ऐसे हैंडल करेंगे। और साथ के साथ बैक के क्वेश्चन जो है मैंने डाले हैं, ठीक है, बैक का भी हम एक क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे यहाँ पे। चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा डी ब्रॉगली की अवधारणा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, ठीक है। अवधारणा का मतलब होता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब किसी ने कुछ बात बोल दी लेकिन उसका कोई प्रैक्टिकली एविडेंस नहीं दिया, कोई प्रायोगिक प्रूफ नहीं दिया उसने, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं अवधारणा, ठीक है। बोल के चले गए, हाँ भाई मस्त। चलो तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला भाई मान लो ये पेंसिल है, मैंने बोला पेंसिल फेंकी, अब अगर मैंने इस पेंसिल को फेंका तो इससे संबंधित कोई ना कोई तरंग तो होगी और इसकी कुछ ना कुछ तरंग दैर्ध्य भी होगी। अब दिमाग में क्वेश्चन आया, सर कैसी फालतू बातें कर रहे हो, जब मैं पेंसिल फेंकता हूं तो मुझे तो ऐसे ऐसे जाती हुई तो नहीं दिखती पेंसिल, मुझे तो ऐसे ही दिखता है कि भाई वो ऐसे प्रक्षेप पे गति कर रही है, दूसरे के हाथ में जाके गिर जाती है। आप बोल रहे हो कि जब ये गति करेगी तो इसमें कोई ना कोई तरंग होगी। तो बच्चों ये बात बिल्कुल सही कि आपको कोई तरंग नहीं दिखती, पर क्यों नहीं दिखती उसके बारे में अभी अपन डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इनकी अवधारणा क्या थी कि अगर कोई भी वस्तु, कोई भी कण गति कर रहा है तो उससे संबंधित कोई ना कोई तरंग होगी और उससे कुछ ना कुछ भाई तरंग की तरह व्यवहार कर रही है तो तरंग तो ऐसे चलती है। अब जब तरंग है तो उसमें तरंग दैर्ध्य भी होगी। तो उन्होंने बोला कि जो तरंग दैर्ध्य है बच्चों वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, उसके संवेग के, उस कण के संवेग के। और जब हम ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो नियतांक आता है, यहाँ पे आप सब जानते ही हो। तो ये नियतांक जो होता है बच्चों, वो नियतांक होता है आपका h आपका प्लांक का नियतांक, जिसके बारे में अपन ने पहले डिस्कशन किया हुआ। ये 6.63 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकेंड ये इसका मान होता है, ठीक है। तो ये हमारे डी ब्रॉगली भाई साहब बोल के चल दिए, ठीक है। बस इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में अपन लिख देते हैं, इन सबको हटा देते हैं अपन, तरीके से लिख देता थोड़ा। चलो तो क्या बोले डी ब्रॉगली भाई साहब, वो बोले यदि कोई कण गति करता है तो इससे संबंधित तरंग की तरंग दैर्ध्य निम्न सूत्र द्वारा दी जा सकती है, ठीक है ना, निम्न सूत्र द्वारा दी जा सकती है। ठीक है भाई। तो इन्होंने क्या बोला भाई, तरंग दैर्ध्य है ना, तरंग है तो उसके अंदर तरंग दैर्ध्य तो होनी है। अच्छा कुछ बच्चों को तरंग दैर्ध्य नहीं पता तो मैं बता देता हूं बच्चों, जब भी कोई तरंग बनती है तो इसमें जो पीक वाला पॉइंट है, ठीक है, जिसका आयाम सबसे ज्यादा होता है और पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, इसको अपन बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्रेस्ट और हिंदी में बोलते हैं इसको श्रृंग। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रेस्ट और हिंदी में श्रृंग। और इसी तरीके से जो नीचे आपको दिख रहा है इसको अपन बोलते हैं बच्चों गर्त, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रैप या फिर वैली। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रैप या फिर वैली और हिंदी में इसको बोलते हैं गर्त। तो बच्चों दो श्रृंगों के बीच की दूरी, दो क्रमागत श्रृंग है ना, एक के बाद ऐसे एक के बाद तीसरा यहां पे ले रहे हो, वैसा नहीं। तो दो क्रमागत श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी उसकी तरंग दैर्ध्य कहलाती। यहां पे ऐसा बोल सकते हो कि तरंग ने एक कंप्लीट वाइब्रेशन में, एक कंप्लीट कंपन में उसने जितनी दूरी तय करी है उसको भी अपन बोल सकते हैं तरंग दैर्ध्य। आई होप ये बात सबको क्लियर है। तो उन्होंने बोला कि जो तरंग दैर्ध्य होती है इससे संबंधित, किसी भी कण से संबंधित, वो पी के यानी संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो पी बच्चों यहां क्या है, पी यहां पे आपका संवेग। याद करो क्लास 11 में पढ़ा था, 9th में पढ़ा था, संवेग किसके बराबर होता है,
m गुणा v, जहां पे m क्या होता है, m होता है आपका द्रव्यमान और v तो सब जानते हो कि वेग होता है। तो जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है। वो नियतांक यहाँ पे बच्चों क्या है, वो नियतांक है हमारे पास h। और h क्या होता है बच्चों, ये भी पता है बच्चों को हमारे हैं, प्लांक का नियतांक। ठीक है ना, पहले अपन ने बात की है इसके बारे में। और इसका मान क्या होता है 6.63 गुणा 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो अब बच्चों ये हमारे पास फॉर्मूला आपके सामने आ गया है। डी ब्रोगली ने तो इतनी बात बोल दी थी। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अपन और आगे मतलब और दूसरी जो क्वांटिटीज है उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। बट उससे पहले, क्योंकि लेमडा आपको दिख रहा है यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती है पी के, तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं लेमडा और पी के बीच में, तो क्योंकि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो ग्राफ कैसा बनेगा, एक आयताकार अतिपरवलय। ठीक है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में आयताकार अतिपरवलय। ठीक है, आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। चलो अच्छा, लेमडा और 1/p में ग्राफ भी प्लॉट करके मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि एग्जामिनर तो कुछ ही पूछ लेता है, उसका जो मन करता है। तो देखो लेमडा और 1/p में देखा जाए तो सीधे समानुपाती है। लेमडा 1/p के सीधे समानुपाती है ना, इसको आप सिंगल क्वांटिटी मान लो। तो लेमडा इसके सीधे समानुपाती है, इसलिए जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो ग्राफ में मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी सरल रेखा। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई है। चलो, तो जैसा मैंने आपको बोला लेमडा किसके इक्वल है, h/p के, और p किसके इक्वल होता है, mv के। एक पॉसिबल फॉर्मूला तो आपके सामने है, एक दूसरा पॉसिबल फॉर्मूला भी है। जब हमें उस कण की गतिज ऊर्जा पता हो, ठीक है ना, उस कण की गतिज ऊर्जा अगर मुझे पता हो तो मैं इस फॉर्मूले को कैसे चेंज करूंगा वो साइड में अपन देख लेते हैं। तो ये सारा पार्ट नोट में जाएगा क्योंकि ये क्लास 11 का पार्ट है। ठीक है, क्या लिखेंगे अपन, हम लिखेंगे भाई संवेग किसके बराबर होता है, mv के बराबर होता है। पर मुझे तो गतिज ऊर्जा लानी है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2mv²। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर आप में से कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि इसको mv²/2 बनाने के लिए कि v से ऊपर नीचे गुणा कर दूं, तो गलत सोच रहे हो। क्योंकि जो क्वांटिटी वेरी करती है, मतलब जो भी राशि बदलती है, कभी भी उस राशि से गुणा भाग नहीं किया जाता। जैसे यहां पे v चेंज हो सकता है, द्रव्यमान चेंज नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, इस p वाले फॉर्मूले में गुणा भाग करेंगे m से और गुणा भाग करेंगे 2 से। तो हम सीधा सीधा बोल देते हैं कि हम 2m से गुणा भाग करेंगे। तो लिखेंगे अपन 2m से, सिर्फ राइट हैंड साइड में गुणा भाग करने पर, दो m से गुणा भाग करने पर। इसमें कर लेते हैं, इसको हटा दो, इसमें कर लेते हैं k वाले में। ठीक है ना, इससे गुणा भाग कर लेते हैं राइट हैंड साइड में। देखो क्या मिला, ये हमें मिला 2m v²। अच्छा चलो पहले जो फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, कंफ्यूजन नहीं हो जाता। तो mv² तो है ही, या चलो 2 भी छोड़ो ना, 2 की तो जरूरत ही नहीं है, हम तो सिर्फ m से गुणा भाग कर लेते हैं, आसान रहेगा। अपॉन 2 तो है ही, तो मैंने m से गुणा भी करा, m से गुणा भी कर दिया, भाग भी दे दिया। ठीक है, तो हमारा ऊपर बन गया m² v², नीचे बन गया हमारे पास 2m और एक काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चों इसको हम लिख सकते हैं mv का होल स्क्वायर, और आप चाहो तो इस 2m को उधर ले जाओ, 2mk। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। आपको पता है mv क्या होता है, mv आपका होता है p। तो आप बोल सकते हो 2mk किसके इक्वल है, p² के। ठीक है ना, 2mk किसके बराबर है, p² के। तो p किसके बराबर हो गया, रूट में 2mk के। ठीक है ना, अगर आपका 2mk p² के बराबर है तो p किसके बराबर हो गया, रूट में 2mk के, जहां पर k क्या है, गतिज ऊर्जा, और p हमारा संवेग है। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा बराबर h/रूट में 2mk। एक और सूत्र हमारे सामने आ गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्या, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप बच्चों को यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। ये वाला पार्ट मैं एक बार और बता देता हूं।
हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला था, मुझे तो ऊपर एम वी ही चाहिए था, तो मैंने क्या करा, एम से ऊपर नीचे गुणा भाग करा, ऊपर बना एम स्क्वायर वी स्क्वायर, नीचे बना 2m। एम स्क्वायर वी स्क्वायर को आप लिख सकते हो एम वी का होल स्क्वायर, 2m उधर चला गया, 2mk। एम वी आपका बन गया p, तो p का हो गया स्क्वायर, तो फॉर्मूला बना हमारे पास 2mk इज इक्वल टू p स्क्वायर, p की वैल्यू कितनी आ गई, रूट में 2mk। आई होप सब बच्चों को इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये हमें मिल गया लैम्डा की वैल्यू। अब बच्चों याद करो, जब हमने आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण पढ़ा था तो हमने गतिज ऊर्जा को एक दूसरी चीज से रिप्लेस भी करा था। वहां पे हमने पढ़ा था गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, गतिज ऊर्जा बराबर होती है E इंटू वी नॉट के। जहां पे वी नॉट क्या होता है बच्चों, उसको रोकने के लिए, मतलब उस सर्किट में आप चाहते हो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन आप तक नहीं पहुंचे, ठीक है ना। अब मतलब आप उस पूरे सर्किट के अंदर जो धारा है ना वो कितनी हो जाए, 0। इसका नाम क्या था वहां पे, इसका नाम था निरोधी विभव, जो धारा का विरोध करता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया निरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो यहां पे आप इसको डाल दो तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h/2m। अच्छा हम जनरल की बात करते हैं, चलो ई नहीं लिखते क्योंकि कोई भी कण हो सकता है, तो यहां पे हम इसको क्यू लिख देते हैं ना, क्यू मतलब कोई भी आवेश। ये हमारे पास फॉर्मूला, एक फाइनल फॉर्मूला आ गया, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिक तो यही था जो स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ा, ये रहा, बट इसको और आगे एक्सटेंड करते 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 मैं यहां तक पहुंच गए। यहां से जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती है 1/k के, यहां से आ रहा है लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती है 1/√v के, ठीक है। तो अगर मैं इनके लिए ग्राफ प्लॉट करूं लैम्डा और के लिए, तो ऑब्वियसली व्युत्क्रमानुपाती है तो ग्राफ एक आयताकार अतिपरवलय ड्रॉ होगा। इस वाले केस में भी अगर लैम्डा और के में मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो भी ग्राफ हमें एक आयताकार अतिपरवलय ही मिलेगा। रूट के करना था भाई, ये क्या हो गया है, ये रूट के आएगा और यहाँ पर हमारे पास रूट वी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रूट के और लैम्डा के साथ रिलेशन निकाला और नीचे लैम्डा और रूट वी के साथ रिलेशन निकाला। आई होप यहां तक सब बच्चों को बात समझ आ गई होगी। अच्छा हाँ, अगर लैम्डा और 1/k के बीच में ग्राफ होता, चलो ये भी बता देता हूं, अगर लैम्डा और 1/√k के बीच में ग्राफ होता तो डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा, जैसे पहले किया था, सीधी सरल रेखा, क्योंकि रिलेशन कैसा है, सीधा। आप इसको एक सिंगल क्वांटिटी मान के चलो, एक सिंगल एक ही क्वांटिटी है, ठीक है ना, एक से ज्यादा नहीं है। और इसी तरीके से अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं लैम्डा और 1/√v में, या v नॉट जो भी आप बोलना चाहो, कोई इशू नहीं है, उसमें भी अगेन हमें एक सरल रेखा मिलेगी, ठीक है। सारी रामायण मैंने आप लोगों को बता दी है, आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब बच्चों हम छोटा सा काम करने वाले हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य से पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य निकालो जब विभवांतर इतना है वगैरह वगैरह। तो हम इलेक्ट्रॉन के लिए इस फॉर्मूले को डिराइव करने वाले, सॉल्व करने वाले और एक छोटी सी क्वांटिटी तक पहुंचेंगे, तो हम इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य निकालने वाले हैं, ठीक है। तो हम लिखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन के लिए तरंग दैर्ध्य। तो बच्चों देखो फॉर्मूले में H तो कांस्टेंट है, यहां पे M की जगह आएगा M का मास, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो हम लिखेंगे 9.1 गुणा 10⁻31 किलो। Q की जगह लिखेंगे Q का आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19। H सब जानते ही हो, 6.63 गुणा 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और कुछ रह गया क्या? बाकी सब तो तो कांस्टेंट है ही। तो इन सारी वैल्यूज को जब आप रखोगे, हमें तो सीधी फॉर्मूला याद करना है ना, एग्जाम में सॉल्व नहीं करने बैठना है। तो 2 गुणा 9.1 गुणा 10⁻31 गुणा 6.1
गुणा 10 की घात माइनस का 19। V0 का हम कुछ नहीं कर सकते, उसको छोड़ दो, बाकी सारी क्वांटिटी हमने रख दी। तो इन सारी क्वांटिटी को सॉल्व करने पे आपको मिलेगा बच्चों 1.22 नैनोमीटर अपॉन रूट में V0, या आप ऐसा लिख सकते हो 12.2 एंगस्ट्रॉम, कहीं जगह भी लिखा होता है, अपॉन रूट में V0। तो ये हमें इलेक्ट्रॉन के लिए तरंग दैर्ध्य का मान मिल गया है। ठीक है ना, दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूला याद करेंगे क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द न्यूमेरिकल्स। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, है ना। तो हमारे पास इस फाइनल फॉर्मूला आ गया है। अब स्टार्टिंग में एक प्रश्न था जो दिमाग में उठा था, यार सर आपने बोला ये तो किसी भी कण के लिए वैलिड है, और आपने मेरे को बोला था कि मैं मार्कर को फेंकूंगा तो इस मार्कर में भी तरंग होनी चाहिए, पर मेरे को तो ये ऐसे 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 करते हुए दिखती नहीं है, तो मुझे सीधी जाती हुई दिखती है। तो इसके पीछे भी रीजन मैं आपको बता देता हूं, एग्जाम में नहीं आएगा पर इन जनरल दिमाग में क्वेरी होती है, इसलिए बता देता हूं। भाई इस मार्कर का ज्यादा से ज्यादा वेट मेरे अकॉर्डिंग मान लेते, मतलब कम से कम कितना हो सकता है, 10 ग्राम। ठीक है, वैसे तो 100 ग्राम के आसपास है, पर फिर 10 ग्राम मान लिया मैंने। तो 10 ग्राम को अगर मैं केजी में कन्वर्ट करूंगा तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, या मैं डायरेक्ट बोलूं तो 10 की घात माइनस 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो इस वस्तु का, इस मार्कर का द्रव्यमान मेरे को मिल गया लगभग 10 की घात माइनस का 2 किलो। अब मैं कह रहा हूं यार ज्यादा से ज्यादा इसको मैं 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक दूंगा, इससे ज्यादा तो नहीं, वही मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, पर फिर भी चलो मान लिया मैंने 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक दिया। ठीक है, मैं तरंग दैर्ध्य निकालता हूं 6.63 गुणा 10 की घात माइनस का 34, वही फॉर्मूला लगा रहा हूं, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। m हमारे पास 10 की घात माइनस का 2, ये 100, सॉल्व कर लो, नीचे का तो पूरा मामला ही साफ है। ठीक है ना, 10 की घात माइनस 2 से 100 कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा मुझे मिलेगा 3.63 गुणा 10 की घात माइनस का 34 मीटर। अब ये कितनी छोटी क्वांटिटी तुम सोच लो, 10 की घात माइनस 34, 0.000000000 कितने 33 बार जीरो लगाओगे, फिर 663 लिखोगे, तो बहुत छोटी क्वांटिटी है। मतलब तरंग दैर्ध्य तो है लेकिन दिखती नहीं है। ये तरंग दैर्ध्य दिखती है छोटे द्रव्यमान वाले कणों के ऊपर, जैसे कि इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन गति करता, अल्फा कण, इन सब में ये तरंग दैर्ध्य दिखती है, ना कि इन बड़ी बड़ी वस्तुओं में। तो बात तो उनकी हर चीज के लिए वैलिड थी, लेकिन लगी कहां पर, छोटे छोटे कणों पर, और किसी पर भी नहीं। आई होप मेरी बात आप सबको क्लियर हो गई होगी कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हर कण के लिए वैलिड है, और इस कण में मुझे तरंग क्यों नहीं दिखती, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी है। ठीक है ना, आई होप यहां तक सबको क्लियर है। इसको हम रब कर देते हैं, जैसा मैंने आपको बोला एग्जाम में नहीं पूछा जाता। चलो इसको हटा देते हैं अपन। एक और आता है क्वेश्चन अल्फा कण के लिए, वैसे तो एनसीईआरटी में नहीं, पर मेरी श्रद्धा है कि मैं आपको बता दूं, तो अल्फा कण के लिए मैं आपको यहां पे बता देता हूं। तो अल्फा कण के लिए बच्चों चेंज इतना आता है, इसका द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का जो है वो 4 गुना होता है, और अगर मैं बात करूं इसके आवेश के बारे में तो वो भी प्रोटॉन के आवेश का डबल होता है। तो आप ऐसा बोल सकते हो द्रव्यमान में तो आप क्या रखोगे, अल्फा के बारे में बात कर रहा हूं, 4 गुना जो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, जो कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 27 किलो। और इसके जो आवेश की बात मैं अगर करूं तो 2 गुना होता है एक प्रोटॉन के द्रव्यमान का। तो जब इसको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने पे जो वैल्यू आपको मिलेगी उसको मैं डायरेक्ट बता देता हूं। वो क्या, हमारे पास अल्फा के लिए हमारे पास तरंग दैर्ध्य आती है 1.01 रूट में v नॉट नैनोमीटर। ठीक है ना, ये अल्फा के लिए। एग्जाम के लिए तो वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर ये आप साइड के लिए याद कर सकते हो, कंपटीशन के लिए। अदरवाइज आपकी अगर एनसीईआरटी के हिसाब से बात करूं तो दिस इज द फाइनल आंसर। अब मुझे कुछ ग्राफ के बारे में बात करनी है, तो ग्राफ के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं।
चलिए अभी हमने देखा ही था, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं बच्चों लैम्डा के बीच में और रूट वी के बीच में, तो ग्राफ मुझे पता है, मुझे ग्राफ जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके का मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं दो अलग अलग ग्राफ यहां पे बना रहा हूं, इसका द्रव्यमान मान लो m1 है और इसका द्रव्यमान मान लो m2 है। तो बच्चों जितना शार्प कर्व बनेगा उसका द्रव्यमान उतना ही ज्यादा होगा। तो यहां पर बच्चों m2 का मान जो होगा वो m1 से ज्यादा होगा, ठीक है ना। चाहे आप v के लिए फिर ग्राफ ड्रॉ करें, चाहे फिर आप e के लिए ग्राफ ड्रॉ करें, e मतलब वही गतिज ऊर्जा। तो यार मैं रूट के लिख देता हूं, के मतलब गतिज ऊर्जा, e के जो भी आप लिखना चाहो। यहां पे भी अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो ऐसा ही ग्राफ प्लॉट होगा, ये आपका m2 है और ये आपका m1 है, ठीक है ना। अगेन m1 जो m2 से बड़ा होगा। लेकिन अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं किस किस के बीच में, मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं लैम्डा और 1/√v के बीच में। हमने पीछे बात की थी कि ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन गिरा। तो इस बार अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा और मान लो मैंने दो ग्राफ प्लॉट करे, अगर इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है, तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका स्लोप कम होगा, उसका स्लोप छोटा होगा। क्यों? क्योंकि हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था कि m का आ रहा था नीचे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसके लिए तरंगदैर्ध्य कैसी होगी, कम होगी, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो इसकी तरंगदैर्ध्य कंपैरेटिवली कम है, किसी भी v के लिए इसके कंपैरिजन में कम ही है। ऐसे ही अगर मैं इनके ऊर्जा के बारे में बात करूं तो ऊर्जा में भी सेम ही ग्राफ प्लॉट होगा, लैम्डा और 1/k के बीच में जो ग्राफ होगा वो दो सरल रेखाएं होगी, ये पहली और ये दूसरी, ये वही m1 और ये m2, और m2 जो m1 से बड़ा ही है, ठीक है। सीधी सीधी सी बात है। तो आई होप सब बच्चों को ये सिंपल सी बातें क्लियर हो गई होगी। अब बच्चों जैसा मैंने आपको बोला था, अब कुछ करेंगे न्यूमेरिकल्स, क्योंकि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया है। न्यूमेरिकल्स ज्यादा इस फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे, या तो इस पर या तो फिर इन दो फॉर्मूलों पर, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले या तीनों फॉर्मूले अपने को अच्छे से लर्न रखने। चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं, इसको भी बाद में देखेंगे। ये है सबसे आसान प्रश्न। तो सबसे आसान प्रश्न से स्टार्ट करेंगे ताकि थोड़ा सा अपना ना, यार क्या होता है अपन स्टार्ट छोटे क्वेश्चन से करते हैं ना तो मस्त लगता है, हो जाएंगे, ठीक है। तो है इजी, छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे तो आसानी से हो जाएंगे। उत्तर देखें इसका या हल देखें। प्रश्न हमारे पास है कि 100 वॉट के विभवांतर द्वारा त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन से संबंधित द्विबौगली तरंगदैर्ध्य क्या होगी, डी है भाई, ठीक है। बोलना ये चाहता है कि मान लो ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, दोनों को 100 वॉट की बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है ना। बोले एक इलेक्ट्रॉन यहां से छूटा, भागा यहां पे। बोले जब ये इलेक्ट्रॉन भागा तो उसके पास कुछ ऊर्जा ही होगी, उस ऊर्जा की वजह से वो तेज भाग रहा होगा, तो उससे संबंधित तरंगदैर्ध्य क्या होगी। त्वरित होने का मतलब हुआ कि 100 वॉट की बैटरी उस पर लगा दी, अब तुम बता दो कि भाई उसकी तरंगदैर्ध्य क्या होगी। तो प्रश्न बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फॉर्मूला बेस्ड है, बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन है क्या। तो लैम्डा हमने अभी पढ़ा था 1.22 नैनोमीटर अपॉन रूट में भी था, या वी नॉट जो भी आप बोलना चाहो। वी का मान हमारे पास यहाँ पे कितना है, 100 वॉट रख दो। तो लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, 1.22 नैनोमीटर अपॉन रूट में 100 का हमने रूट लिया तो हमें कितना मिला, 10। तो आंसर आ गया 0.122 नैनोमीटर। हाँ हो सकता है बुक में ये ना लिखा हो, बुक में ये लिखा हो, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है ना। अगर एंगस्ट्रॉम से स्टार्ट कर तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर, ठीक है बच्चों। तो बहुत आसान सा प्रश्न है। कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो नीचे हमेशा कोई ऐसा नंबर दिया जाता है जो किसी ना किसी का वर्ग हो, 100 दे देगा, 64 दे देगा, या 400 दे देगा, मतलब ऐसा नंबर देगा जो किसी से इजीली, मतलब वो किसी ना किसी का वर्ग बन जाए, ठीक है। 64 दे दिया 8 का बन गया, 400 दे दिया 20 का बन गया, ठीक है, 10,000 दे दिया 100 का बन गया, ऐसे। तो आई होप सबको क्लियर है। चलो वापस चलते हैं पीछे। 11.5 थोड़ा सा टफ प्रश्न है लेकिन बहुत इजीली भी हो जाएगा, ठीक है।
चलो प्रश्न में पढ़ देता हूं। एक इलेक्ट्रॉन, एक अल्फा कण और एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन लिया, फिर प्रोटॉन लिया, फिर आपका मैंने एक अल्फा कण लिया, तीनों की गतिज ऊर्जाएं समान है। बोल रहा है इनमें से किसकी डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगी। देखो अभी हमने पढ़ा था ना, लैम्डा किसके बराबर था, h बटा रूट में 2m/q_k। तो भाई k तो सेम है, समस्या किसके साथ है, m और q के साथ। तो भाई हमारे, अगर मैं द्रव्यमान के बारे में पहले बात करूं तो सबसे कम द्रव्यमान होता है आपके इलेक्ट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का, और सबसे ज्यादा होता है आपके अल्फा कण का। आवेश के बारे में बात करूं तो सबसे, भाई इन दोनों के पास तो आवेश सेम ही है, मतलब q इलेक्ट्रॉन और q प्रोटॉन तो सेम ही है, लेकिन आपके जो अल्फा कण है उसके पास जो आवेश होता है वो भी सबसे ज्यादा होता है। तो बच्चों यहां से साफ साफ समझ आ रहा है लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती है रूट में, अगर मैं द्रव्यमान और आवेश देखूं तो बाकी सब कांस्टेंट ही है। तो जिसके लिए भी द्रव्यमान और आवेश का मान सबसे ज्यादा होगा, देख लो भाई, जिसके लिए भी इनका मान सबसे ज्यादा होगा उसके लिए तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगी। और भाई साहब बच सबसे लास्ट में हमारे पास कौन रहे हैं, अल्फा कण। तो क्योंकि अल्फा कण के लिए द्रव्यमान भी ज्यादा है, आवेश भी ज्यादा है, तो उसके लिए तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगी। तो सबसे पहले आएगा अल्फा का नंबर जो सबसे कम होगा। उसके बाद आपका देख लो नेक्स्ट आ रहा है आपका प्रोटॉन, और सबसे लास्ट में आ रहा है इलेक्ट्रॉन। तो सबसे कम हो गई आपकी अल्फा के लिए, सबसे ज्यादा हो गई इलेक्ट्रॉन के लिए। तो जो कण सबसे हल्का होता है, जिसपे सबसे कम आवेश होता है, वो सबसे ज्यादा तेज भागता है, और इसलिए उसकी जो तरंगदैर्ध्य है वो भी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, आई होप सबको क्लियर है। वैसे यहाँ पे गतिज ऊर्जा का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, ये तीनों की सेम थी। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर आ गया। चलो इसमें भी हल तो डाल ही देता हूं मैं। ठीक है, अरे हमारा क्या आंसर। चलो नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारे पास, 11.6। ये थोड़ा सा टेढ़ा है, ज्यादा मतलब सॉल्व करने वाला है ना, है तो इजी, बट इसमें थोड़ी कैलकुलेशन लंबी है बस। क्या है भाई, एक कण इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा तेज चल रहा है। मतलब कोई भी एक कण है, मुझे नहीं पता, बस उसका जो वेग है, उसका जो भी वेग है ना उस कण का, जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा तेज भाग रहा है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है तो वो कण 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागेगा। तो ये इसने बोल दिया कि वो कण जो है वो इलेक्ट्रॉन से 3 गुना ज्यादा वेग से चल रहा है। इसके बाद क्या बोला, इस कण की डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य से इतने अनुपात में। मतलब अगर मैं इस कण की तरंगदैर्ध्य निकालूं और इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य का अनुपात में निकालूं तो मुझे वो इतना मिलता है। इसके बोलने का अर्थ ये है ना, कोई यूनिट पर लगा देना, यूनिट नहीं आएगी, अनुपात ही। बोल रहे कण का द्रव्यमान का परिकलन कीजिए और कण की पहचान कीजिए कि कण है कौन, कौन है छुपा रुस्तम जो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तेज भाग रहा है, और उसके साथ अगर मैं इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य की तुलना करूं तो मुझे ये मिलता है। तो बच्चों देखो आसान सा प्रश्न है, क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूं कण के बारे में तो देखो जो अल्फा होता है वो बराबर होता है 1 लैम्डा h/mv के। तो बस यही कॉन्सेप्ट अपने यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो कण की जगह मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा h/m कण v कण अपॉन डिवाइड में h/m इलेक्ट्रॉन इंटू v इलेक्ट्रॉन बराबर जो भी हमें दे रखा है 1.83। अच्छा आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसको बाद में लिखो, थोड़ा इजी हो जाएगा। जिन बच्चों को ये फ्रैक्शन में भाग में दिक्कत होती है उनके लिए आसान बता रहा हूं। इसको इससे गुणा कर दो तो अल्फा कण जो है वो किसके बराबर आ गया, अल्फा इलेक्ट्रॉन और गुणा ये जो भी मान आ रहा है। ठीक है, अब अल्फा कण क्या होगा, h/m कण, कण इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कण की बात चली, v कण बराबर ये इलेक्ट्रॉन की बात चली तो h/m इलेक्ट्रॉन v इलेक्ट्रॉन इंटू 1.831 गुणा 10⁻⁴। ठीक है,
तो बच्चों देखो यहाँ पे h से तो h कैंसिल हो गया, ठीक है ना, ये तो गए कहानी से आउट। अब हमें पता है कि जो कण का वेग है वो इलेक्ट्रॉन के वेग का 3 गुना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। अच्छा मेरे को इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी पता है, वो भी मैं लिख देता हूं। उस कण का ही तो नहीं पता, तो उस कण का द्रव्यमान मुझे नहीं पता, उसका वेग इलेक्ट्रॉन के वेग का 3 गुना है, बराबर ये जो ऊपर मान दिया मैं लिख देता हूं 9.813 गुणा 10 की घात माइनस का 4 अपॉन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस का 34 और ये इलेक्ट्रॉन का वेग, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के वेग से तो इलेक्ट्रॉन का वेग कैंसिल हो गया, झंझट ही खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व। अब थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ, तो हो गया 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 34, ये इधर चला गया, अपॉन ये इधर आ गया 1.813 गुणा 10 की घात माइनस का 4 और 3 और चल रहा है यहाँ पे, ये उस m का उस कण का द्रव्यमान है, ठीक है। अब देखो बच्चों मैं ना लमसम में काटने वाला हूं, लगभग में, तो मैं मान लेता हूं, मैं देखो थोड़ी गणित आसान लगाने के लिए इसको 9 बोल देता हूं, इसको 18 बोल देता हूं, झंझट खत्म, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। तो ये पॉइंट हटा के मैं ऊपर 0 लगा देता हूं, ये 9 एकम 9, ये 9 दूनी 18, लो भाई प्रॉब्लम सॉल्व, इतनी तो हो गई। अच्छा ये 10 की घात, अच्छा 10 इसको और काट दो, 2 पंजे 10 से, तो ये आ गया 5/3। अच्छा गुणा 10 की घात माइनस 34 है, ये ऊपर जाके कितना हो गया प्लस का 4, ठीक है। 3 एकम 3 पॉइंट, जो हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, यहाँ पे हमारे पास -31 आएगा, हमने तो गलती से h की वैल्यू रख दी, चलो कोई बात नहीं, इसको यहाँ पे करेक्शन कर देते हैं, यहाँ पे 31, यहाँ पे 31 और यहाँ पे भी 31, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 एकम 5 बच्चा कितना हमारे पास 2 का हो गया 20, तो 3 चिंग 18 लगभग आएगा, 6 ऐसे कुछ करके, और गुणा 10 की घात माइनस का 27। यार ये तो लगभग मुझे किसी प्रोटॉन जैसा नजर आ रहा है, इसका मतलब ये कण और कोई नहीं, या तो प्रोटॉन है या तो न्यूट्रॉन, तो ही नहीं सकता क्योंकि न्यूट्रॉन में तो आवेश ही नहीं होता, तो ये कण क्या हो सकता है, में भी एक प्रोटॉन है, ठीक है। तो इसने बोला था उस कण का द्रव्यमान, तो ये हमारे पास आ गया, और कण की पहचान करनी थी, कण था हमारा प्रोटॉन, तो अपन लास्ट में आंसर लिख देते हैं, अतः कण प्रोटॉन हो सकता है ना, हो सकता है, और इसका द्रव्यमान हमारे पास कितना आया 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 27 किलो। तो भाई प्रेडिक्ट करना था, आ गया तब बहुत ही आसानी से, ठीक है। चलो बच्चों ये एक प्रश्न आप लोगों के लिए मैंने डाला है, ये बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत इजी है, तो आप इसको होमवर्क में करेंगे। मैं आपको हिंट पेंट दे देता हूं, संवेग पूछा गया है, 56 वॉट हमें दे रखा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, 56 वॉट विभवांतर के द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन का संवेग और डी ब्रॉगली निकालना है। डी ब्रॉगली के तो पता है हमें, लैम्डा अपॉन 1.22 नैनोमीटर अपॉन रूट में वी लगाना है। प्रॉब्लम यह है कि किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कोई बात नहीं, 56 लिखा ना, तो 8 7 56 होता ना, एक काम करते हैं इसको लिख देते हैं 0.2 तो है ही, 4 8 32, इसको तोड़ेंगे ना अपन, तो 7 × 8 टूटेगा, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो 14 × 4 में टूट जाएगा, 14 चौक 56 होता है ना, तो इस जब इसका रूट लोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2√14 नैनोमीटर। इसको सॉल्व कर लो, ये हमें मिल जाएगा 2 × 12 और 2 एकम 2, तो 0.161 नैनोमीटर अपॉन रूट में 14। अब समस्या इस √14 की है, तो ये शॉर्टकट मैंने आप लोगों को पहले सिखाया हुआ है, आप उसका यूज करोगे आपका उत्तर आ जाएगा। सर संवेग कैसे निकलेगा? संवेग के लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई इससे निकल सकता है, लैम्डा का मान किसके इक्वल होता है, h/p के इक्वल होता है ना, तुम्हारे पास लैम्डा तो है ही, p निकाल लो, h/लैम्डा लगा के, लैम्डा ऐसे आ ही जाएगा, डाल देना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे h डाल दो, 6.6
3 गुणा 10 की घात -34, इसका ए पार्ट चल रहा है, और लैम्डा का मान ये रहा, नैनो का मतलब 10 की घात -9, और ये रूट में 14 ऊपर, तो यहाँ से इसका संवेग भी आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो भी आंसर आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलो तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों। इसके अलावा बच्चों पेड बैच जिन भी बच्चों ने नहीं लिया है, बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस, तो फटाफट ले लो यार, बहुत सारी चीजें इस बार हम आप लोगों को देने वाले हैं। 100 आउट ऑफ 100 आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। जिन बच्चों को भी एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है, फटाफट से एनरोल कर लीजिए। उसके लिए आप जो नीचे नंबर आ रहे हैं उस पर आप कॉल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो के लिए थैंक यू।